नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। और आज हमें क्या पढ़ना है, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, मतलब लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट कर दी थी, आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जो लगभग अपन ऑलमोस्ट पढ़ रखे हैं। उसके बाद अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो चलिए गुड्डू भैया माहौल बनाते हैं। एक तो लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था, इस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहलिक क्योएच हीट है तो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, तो स्टेबल एल्कीन जो बनाओगे वो आपकी ऐसी बनेगी। इस पे BH3THF करोगे, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना है, विदाउट रीअरेंजमेंट लगाना है। हालांकि ये सिन एडिशन भी होता है, लेकिन अभी बिना सिन एडिशन के काम चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे उससे कोई रिलेशन नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर आप देखोगे ना दोस्त, POCl3 हीट E2 करेगा, तो अल्फा से OH, बीटा से H, तो स्टेबल एल्कीन जब आप बनाओगे तो स्टेबल एल्कीन ऐसी बनेगी। फिर उसका जब आप ओजोनोलिसिस करोगे तो ओजोनोलिसिस करने पर वो कैसा दिखेगा, यहाँ से अल्डिहाइड और यहाँ से कीटोन बन जाएगा। जब आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 मोल दिया है, तो अब देखो अल्डिहाइड और कीटोन में से कहाँ रिएक्शन फास्ट होती है, NaR वाली बात करें तो अल्डिहाइड पे फास्ट होती है। तो ऐसे केस में कीटोन तो मेंटेन रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा। जब एक्सेस में दे रखा है तो वो भी जाएगा और ये भी जाएगा, मतलब यहाँ से भी अल्कोहल और यहाँ से भी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराओगे तो मार्कोनिकॉव विद रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ से आपका कार्बोकेटायन बन के यहाँ पर Br। अल्कोहलिक क्यूएच हीट E2 करेगा, जैसा प्रोडक्ट यहाँ बना है वैसा का वैसा सेम टू सेम यहाँ पे बन जाएगा। फिर H+ वाटर के साथ मार्कोनिकॉव विद रीअरेंजमेंट, तो ये एल्कीन जब इस H+ पे अटैक करेगी तो यहाँ कैटायन बनेगा और इसी कैटायन की जगह पे आपका OH लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, विदाउट रीअरेंजमेंट लगेगा और सिन एडिशन भी होगा। यहाँ बनाते हैं, चलो सिन वाला। यहाँ पर मिथाइल डैश पर आपका H हो जाएगा, डैश पर ही आपका OH हो जाएगा। यहाँ डैश पर H और डैश पर ही आपका OH हो जाएगा। इस तरह से यहाँ चलेगा मार्कोनिकॉव विदाउट रीअरेंजमेंट। इसको काटोगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस करोगे तो यहाँ से जो अल्कोहल बनेगा वो ऐसा बनेगा। उस पे HBr की रिएक्शन करानी है तो SN1 टाइप की रिएक्शन होगी, तो OH की जगह पे कैटायन, फिर कैटायन पे Br लग जाएगा, तो यहाँ पर Br आ जाएगा। फिर यहाँ पे E2 होगी, लेकिन लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा 2 डिग्री है, ये बीटा 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री वाला बीटा निकाल के यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी ना दोस्त, वो एल्कीन आपकी ऐसी बनेगी, लेस स्टेरिक साइड से। अब यहाँ पर जब आप मार्कोनिकॉव विद रीअरेंजमेंट लगाओगे तो ये एल्कीन इस H+ पे अटैक करेगी, जिससे आपका कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा। फिर उस पे आप वाटर का एडिशन करोगे तो यहाँ से आपका ये अल्कोहल बन जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। OMDM में मार्कोनिकॉव रूल लगेगा विदाउट रीअरेंजमेंट, तो जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे ना तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ से ये वाला अल्कोहल बनेगा। यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट HBO के अंदर, तो यहाँ से ये अल्कोहल बनेगा। HBr में मार्कोनिकॉव विद रीअरेंजमेंट लगेगा, तो यहाँ से ये कैटायन बन के यहाँ Br लगेगा। HBr परोक्साइड, परोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट लगता है, तो यहाँ से आपको जो ब्रोमीन मिलेगा वो यहाँ लगा हुआ मिलेगा। AgF हीट करोगे तो SN2 होगी, और SN2 को केस में यहाँ पे फ्लोरीन। अल्कोहलिक क्यूएच हीट E2 करोगे तो यहाँ से एल्कीन बनेगी ऐसी वाली, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, और यहाँ से O करके काटोगे तो एक तो ऐसा बनेगा और एक फॉर्मल डिहाइड बनेगा। मैग्नीशियम ट्राईथर के साथ इसको करोगे तो ये, और यहाँ से MgBr, पानी के साथ एसिड बेस हो जाएगी, तो यहाँ से ये बन जाएगा इस तरह से। चेक करना ऐसे बनाया क्या पूरा, इसी तरह से किया है क्या गुड्डू भैया, चेक कर लीजिए। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में आपको एक लुकास टेस्ट करके पढ़ाया था, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता था वाइट टर्बिडिटी के टाइम टेकन पे। एक और टेस्ट है, वो है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर
मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। टेस्ट टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। यहां जो ऑब्जर्वेशन आती है वो ऑब्जर्वेशन क्या आती है? यहां जो ऑब्जर्वेशन आती है वो क्या आती है? आर, बी और यहां पर सी। मतलब यहां आती है रेड, ब्लू और ये होता है कलरलेस, आरबीसी, रेड ब्लू कलरलेस। ये होता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, ये 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। जो यहाँ पर हमें रिएजेंट लेने होते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर, वो कौन कौन से रिएजेंट्स लेने होते हैं वो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले हम लेते हैं P+I2, फिर सेकंड नंबर पे हम लोग लेते हैं AgNO2, थर्ड नंबर पे हम लोग लेते हैं HNO2 और फोर्थ नंबर पे हम लोग लेते हैं NaOH। एक्चुअल में हुआ क्या था देखो, विक्टर मेयर साहब और लुकास ये दोनों ही हमारी साइंटिस्ट कॉलोनी में रहते थे। विक्टर मेयर साहब जो है हमारी साइंटिस्ट कॉलोनी के मेयर साहब थे, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और काफ़ी धनी व्यक्ति भी थे। और मतलब उनके नेतृत्व में जो है हमारी सोसाइटी जो है साइंटिस्ट कॉलोनी जो है उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ था। अब जो लुकास था ना, लुकास वो छपरी था। वो क्या कर रहा था, वो अवैध धंधा चला रहा था शराब का, लुकास टेस्ट की आड़ में। जो मार्कोनिकॉफ का कोने वाला मकान था उसके सामने एक बाड़ा टाइप का बना हुआ था खाली सा, वहां पे लुकास ने एक टेंट लगा रखा था। उसने 3 ब्लू ड्रम रख रखे थे जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल थी। कोई भी उससे टेस्ट कराने आता था तो वो सस्ते में टेस्ट कर देता था। 3 डिग्री वाला तो बहुत सस्ते में कर देता था क्योंकि तुरंत वाइट टर्बिडिटी आती थी। 2 डिग्री वाले में 5 से 8 मिनट लगते थे और 1 डिग्री वाले में क्योंकि उसकी गैस खर्च होती थी तो इसलिए वो थोड़ा महंगा करता था। अब वो वाइट टर्बिडिटी जो आती थी उसका ढेर वहीं पे उसने लगा रखा था। वो टर्बिडिटी जो है हवा में उड़ती रहती थी और लोगों को स्नीजिंग की प्रॉब्लम ये सब होने लग गई थी। और उसने उस टेंट के पीछे ही एक गलत तरीके से वहां पे लोग बैठा करते थे, वो उनको सप्लाई किया करता था। इन सब की शिकायत लोगों ने जाके, जब लोग बहुत परेशान हो गए तो सबने विक्टर मेयर साहब से जाके ये शिकायत कर दी। विक्टर मेयर साहब को ये बात पता चली, उन्होंने उनकी घर के नीचे ही एक लैब थी, उन्होंने सारे साइंटिस्ट को बोल दिया कि आप अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का तरीका बनाओ, जो भी पैसा खर्च होगा सब अपनी जेब से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने जो है लुकास को बाहर निकालने की सोच ली। उन्होंने लुकास को बुलवाया और पीछे से जेसीबी चलवा दी वहां पे। और लुकास लुकास जो है देखो एकदम चौड़ में आया बिल्कुल, है ना। और विक्टर मेयर साहब को बोलता है कि आधा आधा कर ले। तो विक्टर मेयर साहब ने उसको वहां से उठवाया और फ्री करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया साइंटिस्ट कॉलोनी से। ठीक है, तो ये रिएजेंट्स जो है हम विक्टर मेयर टेस्ट के लिए यूज करते हैं, P+I2 AgNO2 HNO2 NaOH। कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके माध्यम से, वो बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे आइए गुड्डू भैया, इधर देखिएगा। यहाँ पर हम 1 डिग्री अल्कोहल का खेला खेलेंगे, यहाँ पर हम 2 डिग्री अल्कोहल का खेला खेलेंगे और वहाँ 3 डिग्री अल्कोहल का। इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए। यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर है आपका 2 डिग्री अल्कोहल और यहाँ पर है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो कैसा दिखता है, RCH2OH। इस कार्बन से एक कार्बन, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन हमें किससे करानी है, P+I2 से करानी है। P+I2 मतलब PI3 वाली बात होगी। तो यहाँ से SN2 टाइप की रिएक्शन होगी और RCH2I डब्बा मैकेनिज्म से ये बन जाएगा। फिर जब हम इसकी रिएक्शन AgNO2 से कराएंगे, देखो अच्छे खासे रिएजेंट यूज किए थे, चांदी वाले रिएजेंट यूज किए थे। इतना सोचते थे विक्टर मेयर भाई साहब साइंटिस्ट कॉलोनी के बारे में। यहाँ ये नाइट्रोजन का लोन पेयर SN2 अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा RCH2NO2 के अंदर। आयोडीन हटके ये NO2 लग जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन कराई HNO2 से। HNO2 की शक्ल जो होती है वो ऐसी होती है, HNO2 इस तरह की। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, जहां जब जैसे मौका मिलेगा हम पानी निकाल देंगे। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद यहाँ जो बचा वो क्या बचा, RC, यहाँ पर NO2,
डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH। ये जो बना है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। अब इसके अंदर जैसे ही NaOH डाला, बेस डाला, तो क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर का था, तो यहां से एसिड बहस हो जाएगी, और एसिड बहस होने के बाद यहां पर कौन सा कलर आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रेड कलर आ जाएगा। अब ये पूरा प्रोसीजर हमको 2 डिग्री अल्कोहल के लिए भी लगाना है। एक काम करते हैं गुड्डू भैया, यहां से यहां तक का माल कॉपी करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि फर्क क्या आएगा दोनों में वो बताने के लिए। फर्क बताने के लिए ये सब किया है मैंने, ध्यान से देखिएगा। यहां पर इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 2 डिग्री बन गया, यहां से भी ये 2 डिग्री आ गया। वही P+I2 के साथ 2 डिग्री पे आयोडीन, और ये 2 डिग्री पर NO2 लग गया। अब जो HNO2 है ना, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, OH N डबल बॉन्ड O है, तो ये भी HNO2। अपने को क्या है? अपने को पानी निकालना है गुड्डू भैया। जब जहां जैसे मौका मिलेगा पानी निकाल देंगे। क्या बन गया? RCr N डबल बॉन्ड O, यहां पर NO2। ये जो बना है इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। ये जो बना है स्यूडो नाइट्रोल, और इसका कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन NaOH के साथ तो फर्दर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाती है स्यूडो नाइट्रोल पे, जिसका ब्लू कलर होता है। यही चीज अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करता हूं, यहां पर R, यहां पर R, और यहां पर OH लेके, तो उस केस में क्या होता है गुड्डू भैया? उस केस में होता है कि जब आप P+I2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि SN2 पॉसिबल ही नहीं है। 3 डिग्री के साथ SN2 थोड़ी ना हो सकती है, यहां से SN2 होगी ही नहीं, इसलिए कलरलेस आ जाता है, जैसा था वैसा का वैसा। तो आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है, आपने P+I2 P+I2 P+I2, AgNO2 AgNO2 AgNO2, HNO2 HNO2 HNO2, NaOH NaOH NaOH, इस तरह से डाला, शेक किया शेक किया शेक किया। एक में लाल रंग आ जाएगा, खूनी लाल रंग, वो क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। जिसमें नीला रंग आएगा वो क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। और जिसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा वो क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट। क्लियर है दोस्त? अब वापस से एक वो रिएक्शन पढ़ते हैं जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, अब आगे के जितने भी चैप्टर है उसमें कुछ चीजें नहीं आएंगी और मैक्सिमम चीजें पुरानी आएंगी, तो रिवीजन होता रहेगा आपका, तो आपको चिड़चिड़ा परेशान नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन गुड्डू भैया, एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में से पानी निकालेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, मतलब अल्कोहल में से पानी निकालेंगे गुड्डू भैया। एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दो तरह से हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर सकते हैं, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, फिर जखीरे करेंगे इसके ऊपर और एकदम चमक जाएगा अपने को ये। एक होती है E1 रिएक्शन और एक होती है आपकी E2 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स यूज होते थे, यहाँ जो डिहाइड्रेटिंग, ये अपन हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं ना विद मैकेनिज्म। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स जो यहाँ पर यूज होते थे वो कौन कौन से होते थे? एक होता था आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट, या फिर आप इसकी जगह पर क्या ले सकते हो? कंसंट्रेटेड H3PO4 हीट भी ले सकते हो, या फिर आप इसकी जगह पर क्या ले सकते हो? कंसंट्रेटेड KHSO4 हीट भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी ले लीजिए, सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। यहां जो रिएक्शन चलती है वो रिएक्शन कैसी होती है गुड्डू भैया? ये आपका अल्कोहल है, और इस अल्कोहल में जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट डालोगे ना, यहां पर जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट लोगे तो ये OH हटके यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और यही आपकी स्लो स्टेप होती थी, यही RDS होती थी। तो यहां से
रीअरेंज भी हो सकता है ये, क्योंकि कार्बोकेटायन बना है। फाइनली जहां जाके कार्बोकेटायन स्टॉप होगा, रुकेगा, उसके रेस्पेक्ट में हम अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके, ऐसे क्वेश्चन कितने कर लिए, रोज ही करते हैं, है ना। अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या बना लेंगे वहां पे, एल्कीन बना लेंगे गुड्डू भैया। क्या बना लेंगे, एल्कीन। इस रिएक्शन में क्या बनता है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट, यही लिख देता हूं, इंटरमीडिएट यहां पर आपका कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है गुड्डू भैया। यहां क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। यहां जो एल्कीन्स बनेगी, एक से ज्यादा एल्कीन भी बन सकती है। जैसे मान लीजिए यहां पर कार्बोकेटायन बना OH हटके, तो ये अल्फा एल्कीन, यहां भी, यहां भी। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो स्टेबल एल्कीन होगी। मेजर प्रोडक्ट विल बी, मेजर प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, स्टेबल एल्कीन होगी गुड्डू भैया। यहां पे आपको जुगाड़ या शॉर्ट ट्रिक क्या लगाना है, जैसे इधर देखिएगा ध्यान से, कि मान लीजिए यहां OH है, तो जहां OH है उसको हटाए, वहां कार्बोकेटायन बनाए। अगर वो रीअरेंज कर सकता है तो उसे रीअरेंज करें। आफ्टर रीअरेंजमेंट जहां कार्बोकेटायन पहुंच जाए, अल्फा हाइड्रोजन मार्क करें, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के एल्कीन बना दें। एक एल्कीन ऐसी, एक एल्कीन ऐसी बनेगी, और मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल एल्कीन होगा। बस इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या करना है, जहां OH है उसे हटाए, कार्बोकेटायन बनाए, रीअरेंज करें, फाइनल कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर एल्कीन्स बनाए, एल्कीन्स बनाए, एल्कीन्स बनाए। बाकी मेजर प्रोडक्ट तो स्टेबल एल्कीन हो गई। ये पूरी कहानी है E1 रिएक्शन की। मतलब यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 1। मैकेनिज्म पहले ही बता रखा है, अभी अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जब E2 की बारी आएगी, तो यहाँ पर जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स हम लोग लेंगे, वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होंगे, यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हो, POCl3 हीट ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, POCl3 पिरिडीन हीट ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, P2O5 हीट ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, Al2O3 हीट ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, THO2 हीट ले सकते हो। ये जो THO2 वाली रिएक्शन है ना, ये होती है E1CB, E1CB होती है ये वाली THO2 वाली। यहां जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन क्या होगी गुड्डू भैया, ये आपका अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आप इनमें से कोई भी रिएजेंट डाल दीजिए, POCl3 हीट डाल दीजिए, सीधे आपकी एल्कीन बनेगी, कोई बीच में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनेगा। तो इसमें क्या है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसलिए यहां पर रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ये ध्यान रखने का। अगेन वही वाली बात है कि मेजर प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी स्टेबल एल्कीन ही बनेगी। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल एल्कीन होगी। मेजर प्रोडक्ट विल बी स्टेबल एल्कीन। अब यहाँ पर वो जो जुगाड़ है या शॉर्ट ट्रिक जिसको आप बोलते हो, वो क्या लगाओगे कि अल्फा से OH एंड बीटा से H निकाल कर एल्कीन्स बनाए, एल्कीन्स बनाए। ये इसकी वो हो गई शॉर्ट ट्रिक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये OH है, POCl3 के साथ करा रखी है, तो अल्फा से OH, बीटा से H, बीटा से H, यहाँ एल्कीन, यहाँ एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट स्टेबल एल्कीन। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया, नोट कर लीजिए गुड्डू भैया जी, हाँ। पॉज करके नोट करें। अब यहाँ पर हम करेंगे, पहला जखीरा हमारा ये रहा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आंसर लिख दूंगा।
पॉज करके इस जखीरे को सॉल्व करें अभी के अभी, अभी के अभी करना है गुड्डू भैया, अभी के अभी करिए। यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे ना गुड्डू भैया, किया होगा आपने, तो यहाँ E1 लगाया होगा, OH हटा के यहाँ पर इस तरह से कार्बोकेटाइन बनाया होगा, फिर उस कार्बोकेटाइन को 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया होगा, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने के बाद वो ऐसा बना होगा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, तो एल्कीन यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है, हमें कौन सी बनानी है, स्टेबल बनानी है। तो आपने ऐसी एल्कीन बनाई होगी, फाइनल के एल्कीन जो है ऐसी बनेगी। इस एल्कीन पर जब आप O3 जिंक वाटर करोगे तो यहां से O, यहां से O, तो यहां से आपका ये बनेगा कीटोन, है ना, एसीटोन बनेगा। एसीटोन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो वहां से ये बन जाएगा अल्कोहल। फिर उस पे SOCl2 हीट करोगे तो SNI होगी, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा। अब इस Cl बेंजीन AlCl3 हीट, तो यहाँ से ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये बनेगा, उस पे बेंजीन हमला करेगी, तो यहाँ से बनेगा आपका क्यूमीन, जिसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, इसका नाम होता है क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। NBSH क्या करता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लगाता है, तो ये वाली पोजीशन आपकी बेंजाइलिक है, तो यहां पर वो क्या लगा देगा, इस तरह से ब्रोमीन लगा देगा। अब अल्कोहलिक KOH हीट क्या करेगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, यहां से जो एल्कीन आपको देखने को मिलेगी वो एल्कीन ऐसी मिलेगी। इस पे जब आप O3 जिंक वाटर करोगे ना, तो यहां से O, यहां से O, अब ये बोल रहा है ये वाला एरोमेटिक है, इसका मतलब ये तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और ये बनेगा आपका PHCOCH3, एसीटोफिनॉन बन जाएगा, PHCOCH3 बन जाएगा। अब इस फॉर्मल्डिहाइड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल पे SOCl2 करोगे तो CH3Cl, फिर बेंजीन AlCl3 हीट करोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये टॉल्यूइन, इस तरह से टॉल्यूइन बन जाएगा, समझ गए आप। फिर यहाँ से ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन गायब होके यहाँ से बन जाएगा इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन पर Br2H करोगे तो ये यहाँ Br लगा देगा इस तरह, और फिर Mg ड्राईथर करोगे तो यहाँ पर आपका MgBr आ जाएगा। फिर पानी के साथ क्या होगा, एसिड बहस, और यहाँ से फिर से इथाइल बेंजीन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसकी रिएक्शन POCl3 हीट अल्फा से OH, बीटा से H करोगे तो यहाँ पे एल्कीन, इस एल्कीन पर H प्लस वाटर करोगे तो मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट, ये एल्कीन इस H प्लस पे अटैक करेगी जिससे आपका केटायन ऐसा बनेगा। रीअरेंज करने के बाद मैं फाइनल केटायन की स्थिति लिख के उस पे OH लगा रहा हूँ, यहाँ पर केटायन बनेगा फाइनल, और उस पे यहाँ पर जाके OH लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर आपका OH आ जाएगा इस तरफ, ठीक है दोस्त। अब ये K और R में रिलेशन पूछ रहा है, ये रहा K, R कहाँ है भाई, ये रहा R, तो यहाँ पर बेंजीन बेंजीन सेम है, केवल CH2 का अंतर है, मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे के होमोलोगी होंगे, ये क्या है आपके होमोलोगी है। ये था आपका पहला जखीरा। आप तो ABCD लिख लिया करो बस आंसर, है ना, बाकी तो इसका प्रिंट आउट वगैरह जो भी हो वो निकाल लेना। दूसरा जखीरा देखिए, ये भी अभी आपको करना है, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आंसर लिख दूंगा, एक पेज खाली छोड़ता हूँ, मतलब एक खाली छोड़ दिया और एक पे आंसर लिख देता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं। करिए दोस्त। पॉज करके करने का है। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले तो कंसंट्रेटेड H2SO4 E1 करेगा, E1 करेगा तो यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पे कैटायन, ये कैटायन रेजोनेंस करके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ऐसे ऐसे, और ये इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ से आपकी बेंजीन बन जाएगी,
उस बेंजीन पर Br2 L Br3 करोगे तो यहाँ से दुल्हन जो आएगी वो Br प्लस आएगी, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। इस ब्रोमो बेंजीन पे NaOH हीट करोगे तो ये SNEA मैकेनिज्म, जो कि डाउस प्रोसेस होता था 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बात है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, फिनॉल। और फिनॉल पे जब आप जिंक डस्ट हीट करोगे तो यहाँ से वो ऑक्सीजन गायब होके बेंजीन बन जाएगा। इस ब्रोमो बेंजीन पर मैग्नीशियम ट्राइथर करोगे तो ये बनेगा PHMgBr। PHMgBr से आपको बेंजीन बनाना है तो इसमें पानी डाल दीजिए, एसिड बेहस होके वो आपका बेंजीन बन जाएगा। इस गिरगनाट पे CO2 डालोगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इस बेंजोइक एसिड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो वो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH करके। ऐसे किया आप लोगों ने। फिर यहाँ से सोडा लाइम डाल रखा है तो यहाँ से वो वापस से बेंजीन बन जाएगी CO2 हटके। फिर V2O5 250 डिग्री पे वो वापस क्या बन जाएगा, फिनॉल। फिनॉल पे जिंक डस्ट हीट डालोगे तो वो बेंजीन बन जाएगी। ठीक है। अब ये जो CH2OH है PCl5 हीट करोगे तो यहाँ से वो OH हटके क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे CH2Cl। जिंक H+ डालोगे तो वो बन जाएगा टॉल्वीन। अब हमें बेंजीन से टॉल्वीन बनाना है, कैसे बना सकते हैं, इसमें वो डाल देंगे ना CH3Cl प्लस AlCl3 हीट, तो ये टॉल्वीन बन जाएगा। इस पे 3 मोल Cl2H करोगे तो ये जो बाहर वाले तीनों हाइड्रोजन है वो तीनों क्लोरीन में बदल जाएंगे। अब ये जो CCl3 है ना गुड्डू भैया, इसका -H इफेक्ट होता है। ये NCERT तक में दे रखा है, जबकि NCERT में रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहां से जो इस CCl3 के रेस्पेक्ट में ये जो NO2 आएगा ना, यहां से इलेक्ट्रोफाइल NO2+, वो कहां पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। ये एक अच्छी चीज थी। फिर यहां पर आप देखोगे तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहां से जो NO2 जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे Br और ये NO2। फिर उस पे जब आप NaOH हीट कराओगे तो वहां से होगी SN2AR। ठीक है। तो वहां बनेगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, और NaNH2 हीट के साथ भी SN2AR होगी, और यहां से बनेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन NH2, और यहां पर NO2। ये है पूरी कहानी। चेक कर लीजिए गुड्डू भैया एक बार। चेक कर लीजिए ऐसे किया आप लोगों ने। एक और कर लीजिए, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस जखीरे को भी सॉल्व कर लीजिए। यहां पर देखिए सर, है ना, पॉज करके करना था गुड्डू यार। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे तो यहाँ E1 होगी, जहाँ OH है उसको हटाओगे, कार्बोकेटायन बनाओगे, और ये जो कार्बोकेटायन है वो रीअरेंज करके यहाँ पहुंच जाएगा ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन के लिए, और फिर उसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो जो आपकी एल्कीन बनेगी ना, वो एल्कीन ऐसी बनेगी यहाँ पर बीच में, क्योंकि केटायन यहाँ बनेगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, तो अपने को तो स्टेबल एल्कीन बनानी है ना, तो वो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अब उस पर कोल्ड KMnO4 डालोगे तो वो सिन एडिशन करेगा, और सिन एडिशन करेगा तो यहाँ पर वेज पर OH और वेज पर OH, या फिर दोनों के दोनों डैश पर हो सकते हैं। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर MCPbH3O+ होगा तो यहाँ पर एंटी एडिशन होगा, और यहाँ पर सीन क्या बनेगा कि ये वेज पर OH और डैश पर OH, यहाँ से भी ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर O3 जिंक पानी करोगे तो यहाँ से काटोगे OO, तो यहाँ पर इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है। एल्कीन पर H2 निकल हीट करोगे ना तो वो पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर जब आप POCl3 हीट करोगे तो ये अल्फा ये बीटा, हमें स्टेबल एल्कीन बनानी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ बनाता हूं तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन होते, अगर मैं यहाँ बनाता हूं तो 2
3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये फायदे का सौदा है मेरे लिए E2 कराने पे। और इससे वापस से ये बनाना है तो कैसे बनाओगे, H2 निकल हीट कर दोगे तो इससे ये बन जाएगा गुड्डू भैया, चेक करना। ठीक है दोस्त, ये था आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की फ्रेश रिएक्शन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर बनाएंगे गुड्डू भैया, एस्टर। कैसे कैसे हम एस्टर बना सकते हैं अल्कोहल की मदद से, इधर ध्यान से देखिए। रिएक्शन, आप लेते हो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। मैं इस अल्कोहल को 18 लिख रहा हूं ताकि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कंफ्यूजन ना रहे। मतलब नहीं भी लिखोगे ना 18 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ इसलिए कि कौन सा ऑक्सीजन एस्टर में प्रेजेंट होता है, इन दोनों में से अल्कोहल का होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उसलिए इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, एसिडिक मीडियम में करानी है। केवल एसिडिक मीडियम में ही एस्टर का फॉर्मेशन पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यहां से क्या बनेगा आपका RCO O R डैश, और ये ऑक्सीजन 18 होगा, ये बना है आपका एस्टर। और जैसे ही एस्टर बनता है तो यहां से एक फ्रूटी स्मेल आती है, मतलब सुगंधित स्मेल आती है चीकू जैसी। कैसी आती है, चीकू जैसी। और यही इसका टेस्ट है, यही इसका टेस्ट है कि भाई अगर एस्टर बन रहा है तो वहां पे से एक चीकू जैसी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल आएगी, इसका मतलब एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। करना कुछ नहीं है, वैसे देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ। कार्बोक्सिलिक का OH जाता है और अल्कोहल का H जाता है। कार्बोक्सिलिक का OH निकालना है, अल्कोहल का H निकालना है और आपका एस्टर बन जाएगा। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ इस केस में ही काम करती है। अभी अपन और भी तरीके से एस्टर बनाएंगे, तो मैं आपको एक जनरल ट्रिक बताता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यहां से जब आप कट मारोगे तो यहां पर OR डैश और यहां पर H कर दो, ये ऑक्सीजन 18, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कि कौन सा ऑक्सीजन रहता है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा प्लस होगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दिया, आपका एस्टर बन गया। तो कार्बोक्सिलिक का तो क्या जाता है OH, अल्कोहल का क्या जाता है H, एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे अपन, है ना। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, आप एनहाइड्राइड से भी एस्टर बना सकते हो। ये आपने एसिड एनहाइड्राइड लिया, वही आपने ये अल्कोहल एसिडिक मीडियम में ले रखा है, इस तरह से। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे वही जुगाड़ लगाना है। ये पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दीजिए, एक्स्ट्रा तैयार। यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा आपका RCO O R डैश 18 वाला, प्लस साथ में साइड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ इस एस्टर से मतलब था, ये एस्टर बन रहा है हमारा। यही काम एसिड एनहाइड्राइड के अलावा और कौन कर सकता है, हम एसिड हैलाइड से भी बना सकते हैं, RCOCl। इसकी रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराते हैं, अब यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा 18 लेने से, लेकिन ये रिएक्शन और ये रिएक्शन कैसी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी। मतलब एस्टर बन भी सकता है एसिडिक मीडियम में और टूट भी सकता है एसिडिक मीडियम में, वो टूटने वाली रिएक्शन आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है पिरिडीन हीट के साथ। अगेन करना वही काम है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। इधर ध्यान से देखना आप कि कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दीजिए, बन गया आपका एस्टर। ठीक है, यहां से RCO, यहां पर OR डैश 18,
साथ में क्या बना है HCl, और उस HCl की रिएक्शन हम पिरिडीन लेके यहां पर पिरिडीन ले रहे हैं, तो ये एसिड है ये बेस है, तो यहां से एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा आपका सॉल्ट। ये क्या बन गया? आपका सॉल्ट बन गया। और यही कारण है इस रिएक्शन की कि ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये सॉल्ट बन गया, दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलिया प्रिंसिपल रिएक्शन किधर को जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी गुड्डू भैया, ठीक है। रिएक्शन किधर को जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये 3 मेथड है, सब में वही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाली ट्रिक है, नोट कर लीजिए। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। लेट्स सी दी मैकेनिज्म। सबसे पहले तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इस कार्बन पे डेल्टा प्लस, ठीक है। अब ये डेल्टा प्लस जो है ना, क्यों यहां पर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में क्यों नहीं हो पाती, उसके रीजंस यहीं से निकल के आएंगे। एक्चुअल में क्या है, ये जो डेल्टा प्लस है, जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। अभी जो न्यूक्लियोफाइल है, लिखना मत, सुनना बस ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल कैसा है हमारा? ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर, मतलब एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे समझिए ये है पिताजी और ये है उनका बालक, बच्चा, ठीक है ना, बेटा है। अब ये बेटा कैसा है? नालायक है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो बढ़िया होता, लेकिन ये क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। और पिताजी जो है वो बुढ़ा गए हैं थोड़े से। यहाँ जो OH है ना, ये लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये पीछे से प्लस M लगा रहा है गुड्डू भैया, और प्लस M लगाने की वजह से ये डेल्टा प्लस बहुत कम हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे डेल्टा प्लस भी बेकार है और ऊपर से बेटा भी नालायक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे केस में भाई अपने बच्चे का करियर सेट करने के लिए पिताजी क्या करते हैं? एसिड नाम का कर्जा ले लेते हैं गुड्डू भैया, दुकान लगा के दे देते हैं उसको। देखना अभी, देख रहे हो आप, देखना अभी पिताजी का कर्जा। तो वो क्या करते हैं? H+ नाम का कर्जा ले लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस H+ पे एसिड बेस रिएक्शन करता है। क्या करता है? एसिड बेस रिएक्शन। यहां से क्या बनता है गुड्डू भैया? RC, यहां पर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहां पर OH। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? पहले भी डेल्टा प्लस था, अभी भी डेल्टा प्लस है, लेकिन पहले ऑक्सीजन खींच रहा था, अब ऑक्सीजन पे प्लस खींच रहा है, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। मतलब यहां पर पहले से डेल्टा प्लस उसकी तुलना में बढ़ गया। पिताजी ने H+ नाम का कर्जा लिया क्योंकि पिताजी को पता था कि जो बेटा है वो नालायक है। अब दुकान लगा के पिताजी ने दे दी, अब बेटा आके बैठ जाएगा। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहां पर अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, यहां से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा करने से हुआ क्या? आपका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। यहां OH, यहां OH, और यहां पर क्या आया? वो OHR, और यहां पे पॉजिटिव, और ऑक्सीजन भी कौन सा था? 18, और ये R' ऑक्सीजन 18। अभी ये कार्बन कैसा हो गया? sp3 हो गया। तो एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है कि यहां बीच में क्या बनता है? एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है गुड्डू भैया। ये क्या बना है? एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है। अब इसके बाद की घटना क्या होगी? इसके बाद घटना ये होगी कि यहां होगा इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, अंदरूनी रूप से एसिड बेस होगी। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहां से H+ को ले लेता है। H+ को ले लेता है तो यहां से जो घटना घटी है, इस पूरे को कॉपी और इसको पेस्ट कर रहा हूं। ऐसा करने का रीजन भी बताऊंगा। यहां से H+ चला गया और किसके पास चला गया? इसके पास चला गया। यहां पर ये पॉजिटिव आ गया और यहां से ये प्लस हट गया। अब आपको पता है कि जो C डबल बॉन्ड O होता है, जो C डबल बॉन्ड O होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों में सिग्मा सिग्मा तो है, इसमें एक एक्स्ट्रा पाई भी है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये वापस रिवर्ट करता है और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। मैंने जानबूझकर अलग अलग कलर्स से लिखा। जो निकल रहा है
उसमें जो पीले रंग का हाइड्रोजन है वो किसका था, अल्कोहल का, और जो सफेद रंग का OH है वो किसका था, कार्बोक्सिलिक एसिड का था। यानी कि यहाँ से ये वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद जो सिचुएशन बन रही है गुड्डू भैया उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ से बन रहा है RCO, यहाँ पर ये पीले रंग का OR-18 वाला, और यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वो था जो एसिड से कर्जा लिया था। वो जो नालायक बेटा था उसने जिम्मेदारी को संभाला, उसने दुकान चलाई, और अब वो पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए रेडी था। फाइनली उसने क्या करा, पिताजी का कर्जा चुका दिया, और पिताजी का कर्जा चुकाने के बाद ये एस्टर बना। तो आप ध्यान से देखो, जो पीले रंग का था वो आपका अल्कोहल था, उसमें से H गया, और सफेद रंग का OH मतलब कार्बोक्सिलिक में से OH गया, और आपके एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले एसिड नाम का कर्जा लिया, फिर नालायक बेटे ने दुकान पे बैठना चालू किया, अटैक किया, फिर वहां पे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, अंदरूनी रूप से एसिड बेस हुई। जो अल्कोहल था उसका एसिडिक हाइड्रोजन गया, और कार्बोक्सिलिक का OH गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ है, H+ नाम का कर्जा फाइनली चुका दिया। गुड्डू भैया ये कहानी थी एसिडिक मीडियम में, और ये रिएक्शन एक माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है। मतलब अगर मैं ऐसे 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 जा रहा हूं, तो जब ये वापिस आएगी तो ऐसे 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 सेम पाथ, सेम ईच एंड एवरी पॉइंट सेम होगा। जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ाऊंगा तब ये मैकेनिज्म दोबारा से लिखूंगा, तब मैं इधर से लिखना चालू करूंगा, ये बनेगा फिर 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 ये बनेगा, उल्टा हो जाएगा। ये था एसिडिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में एस्टर का फॉर्मेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एस्टर का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है, बेसिक मीडियम में पॉसिबल नहीं होता है। उसका रीजन देखिए, अगर गुड्डू भैया आप यहां पर कोई बेस ले लेते OH-, तो उस केस में यहां पे एसिड बेस हो जाती, एसिड बेस होने के बाद यहां बन जाता RCOO-, ये OH का +M था। अब जो O- का +M होगा वो तो और ज्यादा होगा गुड्डू भैया, तो यहां से जो डेल्टा प्लस होगा वो तो और कम हो जाएगा, मतलब ये तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, है ना। डेल्टा प्लस इज वेरी लेस, सो नो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसलिए बेसिक मीडियम में तो एस्टर का फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही संभव है एस्टर का फॉर्मेशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए तुरंत। होपफुली आपको अच्छे से मैकेनिज्म समझ में आया होगा इसका। आइए गुड्डू भैया क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ करना कुछ नहीं है, वही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाली बात है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हुआ है, और इसकी रिएक्शन आपको इस अल्कोहल के साथ करानी है, ऑक्सीजन पर 18 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, H+ वाटर के साथ। दूसरा आइटम देखिए, यहाँ पर आपने CH3CO OCO CH3 लिया हुआ है, प्लस आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, इथेनॉल के साथ करा रहे हो, इथेनॉल 18 वाला लिया हुआ है H+ वाटर के साथ। क्या बनेगा आपको बताना है। तीसरा आइटम देखिए, यहाँ पर आपने PHCOCl लिया है, और इसकी रिएक्शन आप जो है लेट अस सपोज मिथेनॉल से करा रहे हो, और पिरिडीन हीट के साथ। बताइए क्या बनेगा, बताइए गुड्डू भैया। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, कार्बोक्सिलिक का OH जाता है, अल्कोहल का H जाता है, या फिर आप इसको डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस से, ये माइनस ये प्लस से भी कर सकते थे, जैसी आपकी चॉइस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3CO, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा यहाँ से पूरा। यहाँ पर देखोगे ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, यहाँ से कट करोगे OET, और यहाँ H+, ये माइनस ये 18। तो यहाँ से जो एस्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OET आ जाएगा,
18 वाला। क्लियर। फिर यहां पर आप देखोगे तो ये आपका डेल्टा प्लस है, ये आपका डेल्टा माइनस है, यहां से कट करोगे तो OCH3, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन 18 वाला। तो यहाँ से जो एस्टर बनेगा ना आपका, वो ऐसा बनेगा, PHCO OCH3 18। सिंपल ही था ये तो। क्लियर है दोस्त। आगे बढ़े, एक और जखीरा कर लेते हैं। ये वाला जखीरा करिए गुड्डू भैया जी, हैं, कर लीजिए फटाफट से, पाउज करके करने का जी, पाउज करके, पाउज करके सॉल्व करने का जी, पाउज करके करने का। ये आपका अपना YJ², ठीक है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, इस पे देखो, इस पे देखो, ठीक है ना, तो आंसर लिखने में इजी होगा। यहां पर देखो, सबसे पहले आपने ऐसे किया होगा दोस्त, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से HH और यहाँ से HH करके काटेगा, तो ये भी इथेनॉल, ये भी इथेनॉल, मतलब दोनों ही इथेनॉल बनने वाले हैं। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली घटना हो गई कि यहाँ से भी इथेनॉल बन रहा है और यहाँ से भी इथेनॉल ही बन रहा है। इस इथेनॉल पे जब आप PCl5 करोगे तो यहाँ से Cl आ जाएगा। अल्कोहलिक QH हीट करोगे तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन निकल के ये एल्कीन बन जाएगी। उस एल्कीन पर जब आप HBr करोगे तो CH3CH2Br आ जाएगा। बेंजीन पर जब उसका अटैक कराओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा इस तरह से। फिर जब NBSHNU करोगे तो वो बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका Br लगा देगा, यहाँ पर Br लगाएगा वो इस तरह से। अल्कोहलिक QH हीट करोगे तो यहाँ अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन और यहाँ से बन जाएगी आपकी स्टाइरीन, ये स्टाइरीन बन जाएगी। इस स्टाइरीन पे Br2CCl4 करोगे तो यहाँ से Br और यहाँ से Br, ये दो Br लग जाएंगे। अब 2 मोल NaNH2 तो क्या करते, HBr HBr करके इसको इस तरह की एल्काइन बनाते। फिर तीसरा NaNH2 इसका H निकाल के यहाँ से क्या बनाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C-Na+, वो एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है। फिर ये C- यहाँ पे अटैक हो तेरी, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 SN2 टाइप का अटैक होगा ना। फिर H2PDBSO4 इसको सिस एल्कीन में बदल देगा, यहाँ PH, यहाँ मिथाइल, और सोडियम लिक्विड अमोनिया जो है इसे ट्रांस में बदल देगा, यहाँ PH और यहाँ पर मिथाइल। क्लियर है दोस्त। कोल्ड KMnO4 क्या करेगा, देखो ये सिस है मतलब प्लस है, कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन मतलब प्लस, प्लस इंटू प्लस मतलब प्लस, प्लस का मतलब दोनों के दोनों OH सेम साइड में आएंगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ PH, यहाँ मिथाइल, प्लस मिरर इमेज, ये बनेगा एरिथ्रियो का रेसिमिक मिक्सचर। ये क्या बना है, एरिथ्रियो का रेसिमिक मिक्सचर बना है, दो प्रोडक्ट बनेंगे इसके, ठीक है गुड्डू भैया। और यहाँ पे भी कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन प्लस करेगा, जबकि ये ट्रांस है तो माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा, माइनस का मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों OH इस तरह से अपोजिट में आएंगे, यहाँ PH, यहाँ मिथाइल, और साथ में बनेगा मिरर इमेज। अब दोनों OH अपोजिट में आए हैं मतलब इसका थ्रियो का रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ये क्या बनेगा, थ्रियो का रेसिमिक मिक्सचर, दो प्रोडक्ट बनेंगे। फिर उसके बाद यहां पर देखो अल्कोहलिक QH हीट वो एल्कीन बनाएगा, उस पर Br2CCl4 करोगे तो यहां पर Br और यहां पर Br आ जाएगा सर। उसमें 2 मोल NaNH2, इधर से HBr निकल के यहां से बन जाएगी आपकी एल्काइन। अब ऐसा कौन सा कार्बाइड है जिससे ये एल्काइन बनेगी, कैल्शियम कार्बाइड। भूल के दिखाओ रिएक्शन, भूल रहे हो, पीछे पन्ने पलटो, कहाँ मिलेगी, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन में, वहां मिलेगी। तो कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से हमें ये अल्काइन मिलता है। रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करेगा, इसे बेंजीन में बदल देगा। उस बेंजीन का जब आप ओजोन लिसिस करोगे यहां से, यहां से, यहां से, तो यहां से आपको मिलेगा 3 मोल ग्लाइयोक्सल, और इस ग्लाइयोक्सल पे सोडियम बोरोहाइड्रेट डालोगे तो इथिलीन ग्लाइकोल,
ये विसिनल डायोल बन जाएगा। इस पे HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 करोगे ना, तो यहां से आपका क्या बनेगा, यहां से आपका इथेनल बन जाएगा इस तरह से। फिर ए बनाना है अपने को। ए क्या है, इथेनॉल। इससे इथेनॉल कैसे बनाओगे, इसमें बहुत तरीके हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 निकल, B2S6, कुछ भी डाल दो, सबसे आपका क्या बन जाएगा, HH होके ये इथेनॉल बन जाएगा। इस इथेनॉल से इथेन कैसे बनाओगे, एक ही तरीका है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाल दो, बाप रिड्यूसिंग एजेंट, सीधे ऑक्सीजन गायब करके ये बना देगा। चेक करना जरा, ऐसे ही किया है क्या आप लोगों ने? क्लियर है गुड्डू? ये थी आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एक और केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, वो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हालांकि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के, ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र कर रखा है ओजोनोलिसिस के टाइम पे, और उससे पहले भी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी मैंने 2-3 जगह पे अपन ने डिस्कशन कर रखा है कि कहीं पर भी ऑक्सीडेशन कैसे होता है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। फिर से उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर अगले पेज पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को चौड़ में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का हाइड्रोकार्बन है आपके पास, सारा खेल इस बात का है कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, और उससे भी बड़ा खेल इस बात का है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस पावर का ले रखा है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है जो किसी एक ही हाइड्रोजन को OH में बदल सकता हो, जैसे इस हाइड्रोजन को OH में बदल दिया। अब मान लीजिए अभी भी इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन अटैच है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। मान लीजिए आपने थोड़ा सा और तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। सर हमें कैसे पता चलेगा तगड़ा, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पेशेंस टू सी पेशेंट्स। यहां पर OH, यहां पर OH, दूसरा हाइड्रोजन भी OH, लेकिन एक कार्बन पे 2 OH हमें कभी अच्छे नहीं लगे। हम यहां से क्या है, यहां से पानी निकाल देते हैं। जैसे ही हम यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद जो यहां बनेगा वो क्या बनेगा, यहां हाइड्रोजन, यहां C डबल बॉन्ड O और यहां हाइड्रोजन। अभी भी इस कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। डिपेंड करेगा आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे, आप किस लेवल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो। मान लो आपने और तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, तो ये H जो है फर्दर OH में तब्दील हो जाएगा। अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, अभी भी गुड्डू भैया इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं मान रहा है, अभी भी ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है अगर आपने और तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। यहां पर OH पहले से था, यहां पर भी OH आ गया, और एक कार्बन पे 2 OH हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हम इस तरह का डब्बा लेके पानी निकाल देंगे। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो यहां क्या बचेगा, ये CO और ये CO, मतलब यहां से CO2 गैस बचेगी, तो ये CO2 में तब्दील हो जाएगा। मतलब यह आइटम ऑक्सीडाइज होकर CO2 तक जा सकता है, यह आइटम ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकता है, यह आइटम ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड तक जा सकता है, यह आइटम ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल तक जा सकता है। हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन CO2 तक जा सकता है। डिपेंड क्या करेगा, किस लेवल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले रखा है और कौन सा अल्कोहल आपने ले रखा है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ऑक्सीडेशन का। खट देनी से नोट करो पॉज करके। अब यहां पर देखिए इसको मैं कैसे अल्कोहल पे लगाता हूं, वो देखिएगा। 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, एक ऐसा अल्कोहल होगा, एक ऐसा अल्कोहल होगा गुड्डू भैया, और एक ऐसा अल्कोहल होगा। ये 3 तरह के अल्कोहल है हमारे पास। इस अल्कोहल में देखो, इस कार्बन से एक कार्बन, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से OH, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस कार्बन से 2 कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन से OH, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इस कार्बन से तीनों तरफ कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल।
अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, कौन से होंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो अभी मैं आपको रिवील करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, बस सुनते रहिए। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक एच को हटा के OH लगा देगा गुड्डू भैया। एक OH तो पहले से लगा हुआ था, एक OH और लग जाएगा, और एक कार्बन पे 2 OH हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, तो यहां से वो क्या दे देगा हमको, अल्डिहाइड दे देगा। क्या बनेगा, अल्डिहाइड। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो वो आपको अल्डिहाइड दे देगा। लेकिन अगर आप यहां पर माइल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस H को भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, और क्या बना देगा, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा इस तरह से। ये क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्डिहाइड बनाता है, स्ट्रॉन्ग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्लियर। अब 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, आपकी चॉइस है, माइल्ड लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो। उसके पास ये एक हाइड्रोजन है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर R, एक OH पहले से लगा हुआ है, एक OH और आपने लगा दिया, चाहे आप माइल्ड ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप निकालोगे, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ जो बनेगा वो बनेगा कीटोन। मतलब 2 डिग्री अल्कोहल में चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, आपका क्या बनता है, कीटोन बनता है। यही चीज अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल में कराते हो तो अब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां से कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है। मान लीजिए गुड्डू भैया आपके पास इस तरह का 3 डिग्री अल्कोहल है, ये कैसा है, 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आपने कॉपर हीट या सिल्वर हीट के साथ करा दी, जहां पे हीट आपने रखी 300 डिग्री सेल्सियस। अब 300 डिग्री पे तो कुछ भी करो भाई, जबरदस्ती कर रहे हो आप तो, 300 डिग्री तो जबरदस्ती है। तो ऐसे केस में यहां से क्या होता है, ये जार भर के पानी निकल जाता है, और मुद्दे की बात यह है कि अल्फा से OH और बीटा से H एलिमिनेशन हो जाता है। अल्फा से OH, बीटा से H निकल के यहां क्या बन जाएगी, R R, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इस तरह की एल्कीन बन जाती है। ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन, मतलब समझ गए ना आप, हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए अपन इसको ऑक्सीडेशन तो बोलेंगे इसे, ठीक है ना। या इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा है तो ऑक्सीडेशन तो बोलेंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। अब मुद्दा इस चीज का बचा हुआ है, देखो ये समझ में आ गया कि 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में भी बदल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2 डिग्री अल्कोहल कुछ भी दे दो वो तो कीटोन ही बनाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं होगा, अगर कॉपर हीट या सिल्वर हीट ले रखा है तो उस केस में वो एल्कीन दे सकता है। इसी को एनसीईआरटी ने डिहाइड्रोजिनेशन करके इन सब के साथ दे रखा है भाई। अगर ये कॉपर हीट यहां ले लूंगा, अभी बताता हूँ, चलो पहले इसको नोट कर लो। अब मैं आपको वो लिस्ट दे रहा हूं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं। इस तरह की एक टेबल बना लीजिए आप। ऐसी एक टेबल बना लीजिए। यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है KMnO4 एसिडिक मीडियम, जैसे आपका हो सकता है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, जैसे आपका हो सकता है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है गुड्डू भैया CrO3 प्लस वाटर, या पहले ये वाला लिखो, CrO3 प्लस
H2SO4, या फिर आप CrO3 प्लस वाटर भी लिख सकते हो, या फिर आप H2CrO4 भी लिख सकते हो। तीनों का मतलब सेम ही है। मतलब CrO3 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ होना चाहिए, उसे जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। आप ले सकते हो कंसंट्रेटेड HNO3। इसके अलावा आपका हो सकता है PCC, आपका हो सकता है PDC, आपका हो सकता है CrO3 प्लस एसीटोन, मतलब CrO3 नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, और आपका हो सकता है कॉपर हीट, जहाँ पे हीट कितनी है 300 डिग्री सेल्सियस। ये जो PCC है इसका मतलब होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PDC का मतलब होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये जो 1 से लेकर 4 तक है ना गुड्डू भैया, ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे आपके तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और ये जो है ना 5 से लेकर 8 तक वाले, ये हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गई ना, एक लिस्ट आ गई ना, कौन से स्ट्रॉन्ग कौन से माइल्ड है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कहाँ तक ले जाएंगे? वो ले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ये किस में बदल देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। और ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेंगे गुड्डू भैया? वो अल्डिहाइड में बदल देंगे। ये सब अल्डिहाइड बना देंगे इसको, चाहे PCC हो, चाहे PDC हो, चाहे CrO3 एसीटोन हो, चाहे कॉपर हीट हो। कॉपर हीट इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होगा? कोई सा भी ले लो, चाहे माइल्ड ले लो चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो, क्या बनेगा? आपका कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होगा? KMnO4 में कुछ नहीं होगा, K2Cr2 7 में नहीं होगा, जोन्स रिएजेंट में नहीं होगा, HNO3 में नहीं होगा, PCC में नहीं होगा, PDC में नहीं होगा, CrO3 एसीटोन में नहीं होगा। केवल होगा तो ये कॉपर हीट में। और यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगी आपकी एल्कीन। इसको एल्कीन बोलेंगे। अब कॉपर हीट को एनसीईआरटी ने डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से दे रखा है। उसने क्या किया, एक मिनट सुनना ध्यान से। उसने ये किया कि यहां से H और यहां से H हाइड्रोजन निकाल दिए। क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन के। यहां से H यहां से H, पाई बॉन्ड बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और 3 डिग्री के केस में डिहाइड्रेशन। ठीक है ना? काम वही है, काम वही है, बस नाम दे दिया एक अलग से। ठीक है, इस लिस्ट को नोट कर लीजिए आप। ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके काम आएगी। और आप ये देखो, CrO3 और H2O को जोड़ोगे ना तो H2CrO4 जोन्स रिएजेंट। मतलब CrO3 के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जोन्स रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एसीटोन मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ना? स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहला है आपके पास MnO2। पहला क्या है? MnO2 है। MnO2, ये जो MnO2 है ना, ये MnO2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली ऑक्सीडाइजेस, ओनली ऑक्सीडाइजेस अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। ये जो MnO2 है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। करता क्या है ये, इधर ध्यान से देखिएगा। ये 1 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को 1 डिग्री अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल, या फिर आप ले सकते हो 2 डिग्री अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल, 3 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल को, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और 3 डिग्री के साथ तो वैसे कुछ नहीं होना, माइल्ड है तो। अब ये अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल दिखते कैसे हैं वो देखिए आप। RCH डबल बॉन्ड CH, यहां पर OH, H/R। मैंने इस एक ही एग्जाम्पल में 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ले लिए गुड्डू भैया। ये जो पोजीशन है ना आपकी डबल बॉन्ड से जुड़ा sp3 कार्बन, ये पोजीशन होती है आपकी अलाइलिक पोजीशन। ये आपकी अलाइलिक पोजीशन है। अगर आप इस R को हटा दो, इस कार्बन से एक कार्बन 1 डिग्री। अगर आप इस H को हटा दो, तो इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 2 डिग्री। एक तीर से दो निशान है, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या डालना है? MnO2 डालना है गुड्डू भैया। MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? हाइड्रोजन निकालना। ये हाइड्रोजन निकलेंगे, क्या बन जाएगा इसकी जगह पे? पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि यहां तक का माल तो कॉपी, और ये 65 हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O। अगर 1 डिग्री था तो अल्डिहाइड, अगर 2 डिग्री था तो कीटोन। समझ गया आप बात को? 1 डिग्री में अल्डिहाइड, 2 डिग्री में कीटोन। और यही चीज अगर बेंजाइलिक की बात करूं, तो बेंजाइलिक पोजीशन होती है ये वाली, OH, H/R। वही MnO2 लेना है अपने को। ये वाली जो पोजीशन है ना आपकी, ये पोजीशन आपकी बेंजाइलिक पोजीशन है गुड्डू भैया। दिस पोजीशन इज बेंजाइलिक पोजीशन। कार्बन से एक कार्बन तो ये 1 डिग्री, कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री होगा, ठीक है। अपने को क्या है गुड्डू भैया? हाइड्रोजन निकालने हैं। यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे। ऐसा करते ही यहां जो बचेगा वो क्या बचेगा? इतना पोर्शन तो बचेगा ही। यहां पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एक तो पहले ही था, एक बॉन्ड और आ जाएगा। अगर 1 डिग्री होता तो अल्डिहाइड, 2 डिग्री होता तो कीटोन। अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे जो OH है, उसे अल्डिहाइड और कीटोन में बदलने का काम कौन करता है? MnO2। इसको ऐसे ध्यान रखोगे कि अगर इसका मन होगा तो ये करेगा, वरना नहीं करेगा। MnO2, इसका मन होता है तो करता है, वरना नहीं करता। ये पहला स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अब दूसरा स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए आप। दूसरा है ACO2। और ये जो ACO2 है, ये भी आपका कैसा है? ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका पर्पस, इसका काम क्या है वो समझते हैं अपन। ये क्या क्या कर सकता है? जैसे मान लीजिए यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। इसमें अगर आप ACO2 डालते हो, तो ACO2 क्या करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके बगल में, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल वाले अल्फा कार्बन को भी कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देता है। जितनी बार ACO2 डालोगे उतनी बार वो अपने बगल वाले अल्फा कार्बन को CO में बदल देगा। दूसरा काम वो क्या करता है? दूसरा काम वो ये करता है कि जो अलाइलिक पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन आपकी अलाइलिक पोजीशन है, तो ACO2 क्या करता है? इस अलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल बना देता है। इस अलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल बना देता है। यहां पर OH लगा देता है वो, इस तरह से अलाइलिक पोजीशन पे, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, वो भी सुन लीजिए। जैसे ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ एक कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या होता है? एक आइटम होता है ACO2, एक आइटम होता है सेलेनियम हीट। ACO2 जो है वो क्या करता है? ये जैसे ये अलाइलिक पोजीशन तो इस अलाइलिक पोजीशन पे वो OH लगाने का काम करता है ना। ACO2 अभी बताया आपको, अलाइलिक पोजीशन पे क्या लगा देता है? OH लगा देता है। लेकिन ये जो सेलेनियम हीट है, ये भयंकर रूप से डिहाइड्रोजिनेशन का काम करता है। अगर एक भी पाई बॉन्ड है तो उसे एरोमेटिक में तब्दील करने की टेंडेंसी इसकी होती है। यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, वो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा और इसको बेंजीन में बदल देगा। तो मैंने आपको सारे स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब बता दिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन खेला खेलते हैं क्वेश्चन से। चलें आगे।
क्वेश्चन देखिए गुड्डू भैया, यहाँ अल्कोहल और यहाँ अल्कोहल, इसकी रिएक्शन 1 2 3 4 5, इसकी रिएक्शन हम लोग कराना चाह रहे हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम, इसकी रिएक्शन हम लोग कराना चाह रहे हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, इसकी रिएक्शन हम PCC से, इसकी रिएक्शन हम PDC से, इसकी रिएक्शन हम कॉपर हीट से, और इसी की रिएक्शन हम करा रहे हैं MnO2 से करा रहे हैं। करिए, आपको करना है। करिए उड्डू या। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस कार्बन से एक कार्बन, ये 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ये किस में बदल देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। 2 डिग्री को किस में बदल देगा? कीटोन में। 3 डिग्री का कुछ नहीं कर पाएगा। सेम K2Cr2O7 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेम ही बनेगा। ये भी कैसा है? आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये PCC PDC कॉपर हीट ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये 1 डिग्री को तो किस में बदल देंगे? 1 डिग्री को ये अल्डिहाइड में बदल देगा, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री को वैसा का वैसा रहेगा, ये भी PDC भी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है। और ये कॉपर हीट जो है 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और अब ये 3 डिग्री को भी चेंज कर सकता है एल्कीन के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां अल्फा पे OH, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब अपन को ये पॉसिबिलिटी देखनी है कि भाई हीट दे रखी है 300 डिग्री, तो प्रोडक्ट तो अपने को स्टेबल चाहिए। अगर अपन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ कोई इतना खास मजा नहीं आया, यहाँ बनाते हैं तो भी मजा नहीं आया, लेकिन अगर अपन यहाँ बनाते हैं पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस हो जाएगा। मतलब इस बीटा हाइड्रोजन में ज्यादा फायदा है, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि अपनी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं, तो हम स्टेबल प्रोडक्ट बनाना पसंद करेंगे अल्फा से OH और बीटा से H निकाल के। अभी जो MnO2 है, ना तो यहाँ पे कोई अलाइलिक है, ना कोई बेंजाइलिक है, तो उसका मन ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं करेगा। मन ही नहीं हो रहा भाई अगले का, क्यों करेगा? है ना? तो उसका मन ही नहीं हो रहा, तो क्यों करेगा भाई? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करना आपको ये है ना। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये करिए, कर लीजिए उड्डू भैया। तो देखिए दोस्त, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। तो ये 1 डिग्री को किस में बदल देगा? ये 1 डिग्री को आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री का कुछ नहीं करेगा। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, ये भी यही करेगा। बाकी जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो क्या करेंगे? वो यहाँ से इस 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री वैसा का वैसा, 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री ऐसा का ऐसा, 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में। और ये जो 3 डिग्री वाला है ना, इस 3 डिग्री वाले के साथ क्या होगा? ये अल्फा पे OH है, ये बीटा पे H, ये बीटा पे H, ये बीटा पे H। हम तीनों तरह की एल्कीन बनाते हैं, जो फायदे का सौदा होगा वो रख लेंगे। यहाँ पे बनाया पाई सिग्मा सिग्मा, पाई सिग्मा सिग्मा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बनाई पाई सिग्मा सिग्मा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे तो पाई सिग्मा पाई, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये एल्कीन फायदे का सौदा है।
जबकि MnO2 के साथ कराएंगे तो उसका मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि कोई अलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन ही नहीं है, मन ही नहीं हो रहा, अगले का क्या कर सकते हैं। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपकी बेंजीन है, यहाँ पर OH CH2 CH2, यहाँ पर OH, इसकी रिएक्शन 1 2 3 4, H2CrO4 के साथ, PCC के साथ, कॉपर हीट के साथ और MnO2 के साथ। आपको बताना है क्या होगा, करिए दोस्त। यहां देखिए दोस्त, H2CrO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करेगा, ये जो 2 डिग्री वाला है उसे कीटोन में, और ये जो 1 डिग्री है, इस कार्बन से एक कार्बन, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। PCC जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा दोस्त, यहाँ पर वो 2 डिग्री वाले को तो कीटोन में बदल देगा, और 1 डिग्री वाले को वो अल्डिहाइड में बदल देगा, इस तरह से। ठीक है। कॉपर हीट वो भी यही करेगा, 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में। अब MnO2 क्या करेगा, ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन बेंजाइलिक पोजीशन है। अब MnO2 का मन कर रहा है कि मैं भी ऑक्सीडाइज करूं, तो वो इसे तो कीटोन में बदल देगा, लेकिन इस पोजीशन का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये अलाइलिक है ना ये बेंजाइलिक है, सिर्फ वो बेंजाइलिक पोजीशन वाले को ही कर पाएगा। ठीक है। अब जैसे इसमें SiO2 डाल देंगे तो यहाँ पे CO आ जाएगा, फिर है ना, इंसर्ट हो जाएगा CO ग्रुप। क्लियर है दोस्त। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH2OH CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, CH2 CHOH CH3, इसकी रिएक्शन जो है KMnO4 एसिडिक मीडियम में, PCC के साथ, कॉपर हीट के साथ, MnO2 के साथ, करिए। अब देखो दोस्त, अभी है ना, अपन KMnO4 के साथ थोड़ी देर में देखते हैं, पहले अपन PCC के साथ देखते हैं, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, फिर ये 3 डिग्री, इस कार्बन से 3 कार्बन है ना, 3 1 2 3 कार्बन, तो 3 डिग्री का कुछ नहीं करेगा ये, वो OH का OH ही रह जाएगा, और 2 डिग्री वाला जो है उसको कीटोन में बदल देगा, इस तरह से। ठीक है। ये जो कॉपर हीट है, ये 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में। अब खेल है इस 3 डिग्री का। इस 3 डिग्री के लिए आप देखोगे तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, एक एल्कीन तो ऐसी पॉसिबल है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। और अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो ये ज्यादा लंबा कॉन्जुगेशन है, तो यहां से हाइड्रोजन निकालने में फायदा है, यहां पाई बॉन्ड बनेगा आपका। MnO2, MnO2 के लिए ये पोजीशन अलाइलिक है, ये पोजीशन अलाइलिक है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री का कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। तो यहां से क्या बनेगा आपका, ये अल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड CH, यहां से क्या बनेगा आपका, ये 3 डिग्री अल्कोहल एज इट इज,
CH2, ये 2 डिग्री अल्कोहल एज इट इज, इसका कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अब मैंने इस KMnO4H+ को क्यों रोक के रखा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी कर देता है। मैंने आपको बताया था O3 पानी, O3H2O2, KMnO4 एसिडिक मीडियम, है ना, ऐसे करके। तो ये यहां से इसको भी O कर देगा। तो अब देखो आप, अब देखना है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना, फिर यहां से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ये बन गया ऑक्जेलिक एसिड, प्लस यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बन गया साहब। फिर ये 3 डिग्री वाले का कुछ नहीं कर पाएगा, 3 डिग्री वाला एज इट इज मेंटेन, फिर ये CH2, और ये 2 डिग्री वाले को कीटोन में बदल देगा। तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा खेल जो था वो एल्कीन पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी हो सकता है, उसका खेल था और कुछ भी नहीं था, है ना। एक एक्स्ट्रा खेल वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला था। क्लियर। ये आपका पूरा का पूरा अल्कोहल फिनिश हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। गुड्डू भैया अब खेला चलेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, और उसमें से मैक्सिमम रिएक्शंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर हम वो पढ़ के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए फिर बढ़िया से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे हम फिनॉल बना सकते हैं वो देखने वाले हैं। पहले वो पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, फटाफट से उसको नोट कर लेते हैं जो जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उस पे जब आप NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हो तो यहाँ से आपका फिनॉल बनता है। इसको क्या बोलते हैं, डाउस प्रोसेस। ये है आपका डाउस प्रोसेस, इसी को आप बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोलते हो। बेंजाइन मैकेनिज्म, बीच में इंटरमीडिएट बेंजाइन बनती थी, और इसी को SNEA भी बोलते हो, SNEA मैकेनिज्म। ये पहला तरीका जो अपन ने सीखा था। दूसरा तरीका याद है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे अगर आप पानी के साथ हीट कर देते हो, उसको वाटर हीट कर देते हो, तो वहां से भी आपका फिनॉल बन जाता है, यहां से फिनॉल। तीसरा है, जैसे आपने एक बेंजीन ले ली, और बेंजीन को हर कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे V2O5 250 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe+H2O2 हीट, इसको फेंटन रिएजेंट बोलते हैं, फेंटन रिएजेंट, ठीक है। ये दोनों ही इसे फिनॉल में बदल देती है। ये थोड़ा नया है, बाकी पढ़ रखा है ऊपर वाला तो। इसके अलावा और कैसे बना सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह का आइटम लिखा हुआ है, इस OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी COH लगा हुआ है, ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी COH लगा है। इसकी रिएक्शन अगर आप NaOH प्लस CaO हीट से करा देते हो, सोडा लाइम से, तो यहाँ से ये CO2 रिमूव हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद फिनॉल बन जाएगा। गुड्डू भैया सेम चीज आप किसके साथ अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने इस फिनॉल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी SO3H डाल दिया, और उस पर आप गर्म पानी डाल रहे हो या डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हो, वार्म वाटर या डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हो, तो उस केस में डीसल्फोनेशन हो जाएगा, और यहां से आपका फिनॉल बन जाएगा, SO3 गैस निकल के। और एक और तरीका आपने सीखा है, ग्रिग्नार्ड PHMgBr की रिएक्शन, जब आप हाफ मोल O2 सेकेंड नंबर पे आप H3O+ डालते हो, तो यहां से भी आपका फिनॉल बन जाता है। इतने मेथड तो आपको आते थे। अब दो मेथड्स और हैं
जो अपन नए सीखेंगे, फ्रेश सीखेंगे, ठीक है, तो सीख लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, सेवंथ मेथड देखो, सेवंथ मेथड, छह तो सीख चुके थे, सेवंथ है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन देखिए, ये आपकी बेंजीन है, इसकी रिएक्शन SO3H के साथ करा दी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, 2 मोल NaOH हीट कर दिया, 2 मोल NaOH हीट कर दिया। यहां से आपका क्या बन जाएगा, यहां से आपका बन जाएगा फिनॉल, और SO3 गैस बाहर निकल जाएगी, फ्यूमिंग गैस बन के, वो भी बताता हूँ मैं कैसे। होता क्या है गुड्डू भैया, सबसे पहले यहाँ पर ये जो पहला NaOH है, रिएक्शन तो आपकी ये है, पहला NaOH क्या करेगा, एसिड बेस करेगा, एसिड बेस। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस बन जाएगा, एसिड बहस करके। जो अगला NaOH है, जो नेक्स्ट NaOH है, अगला NaOH क्या करेगा, ये अगला NaOH ये पूरा का पूरा Na2SO3 बनाएगा, Na2SO3 बनाएगा। और ये जो OH माइनस है ना, ये जहां SO3 माइनस लगा हुआ था वहीं पे सब्स्टिट्यूट होता है, और इसे बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। जिस जगह पे आपका सल्फोनिल ग्रुप लगा हुआ था उसी जगह पर वो OH जाके लगेगा, उसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ फिनॉल बनता है, और फिनॉल के साथ में क्या बनता है, Na2SO3 बनता है, और इसे बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। नट कर लीजिए, नट, ठीक है, नट कर लीजिए गुड्डू भैया जी। नेक्स्ट मेथड देखिए जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं, एक मेथड और है हमारे पास में, वो है क्यूमीन। ए नहीं है बेटा, ए से तो वो सपेवर बन जाते हैं, है ना। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल बनाने का। वो इंडस्ट्रियल मेथड क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे सारी की सारी। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया होता है, जिसे आप बोलते हो क्यूमीन। इस क्यूमीन की रिएक्शन पहले नंबर पे होती है O2H के साथ, O2H के साथ, और यहां से जो बनता है वो बनता है इस तरह का OOH। ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। ये एक इंटरमीडिएट है, और यही इंटरमीडिएट आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ये बनता है। फिर जैसे ही आप इसमें एसिड वाला पानी डालते हो, तो यहां से आपका क्या तैयार होता है, यहां से आपका तैयार होता है फिनॉल, और साथ में बनता है एसीटोन। और ये जो एसीटोन है ये आपके भविष्य में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये होता है नेल पॉलिश रिमूवर, और इसीलिए इसको इंडस्ट्रीज प्रिफर करती हैं, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा बिक रहा है,
वो ज्यादा भीग रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये दो स्टेप की रिएक्शन, मतलब वैसे तो बहुत सारी स्टेप है, लेकिन ये दो इसमें आपको देखने को मिलेंगे रिएजेंट O2H2H3O+। अब कैसे बनता है और क्या क्या चीजें इसमें काम आने वाली है, क्या ये सिर्फ क्यूमीन के साथ हो सकती है या फिर हम किसी भी कंपाउंड के साथ इसको, वो सब देखते हैं और वो सब आपको पता चलेगा मैकेनिज्म से। तो इधर मैकेनिज्म बहुत ध्यान से देखिएगा गुड्डू भैया। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर ये जो क्यूमीन है इसके पास यहाँ हाइड्रोजन है, और ये जो O2 है, इस O2 पे क्या होता है, यहां से ये लाइट का सोर्स आता है और इसे रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या करता है, गुस्से में आके ये भी इस हाइड्रोजन को और इसको ऐसे रेडिकल बना देता है। कौन बनाता है, ये रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल रेडिकल में कन्वर्ट होता है, वो इसको यहां से स्प्लिट करवा देता है। ये पूरा रेडिकल इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाता है जाके, ये पूरा रेडिकल यहां पर इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने के बाद, इंसल्ट नहीं बोल रहा, इंसर्ट बोल रहा हूं, इंसर्ट होने के बाद जो बनता है वो बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये आपका इंटरमीडिएट बना। अब जैसे ही आप इसमें एसिड वाला पानी डालते हो तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो H+ को ले लेता है, एसिड बेहस कर लेता है। एसिड बेहस करने के बाद उसे पता चलता है कि ये मैंने क्या कर लिया, यहां से वो OH2+ बन जाता है। वो यहां से पानी, पानी की हमेशा से ये आदत रही है, जहां मिला रास्ता वो निकल लिया, तो यहां से वो पानी बाहर निकल जाता है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होने वाला है, और बाहर होने के बाद यहां पे जो बनेगा वो ऑक्सीजन पे प्लस बनेगा। कार्बन पे प्लस एक बार फिर भी झेलने लायक है, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस इस तबाही, और इस पूरे मॉलिक्यूल में ये अफरा तफरी फैल गई थी कि भाई ऑक्सीजन पे प्लस बनने वाला है, भाई जल्दी से कोई ना कोई तुम में से यहां पर जाओ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएंगे, सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब ये फिनाइल है और यहाँ दो मिथाइल है, इनमें से जल्दी से माइग्रेट कौन कर सकता है, उसके लिए काम आएगा यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो मैं आपको ऑलरेडी रीअरेंजमेंट में पढ़ा चुका हूँ। हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्काइल, याद है आपको, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर आपका 1 डिग्री अल्काइल, और फिर आपका मिथाइल। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से माइग्रेट करके कौन जाएगा, उस ऑक्सीजन पे कैटायन बने उससे पहले ये फिनाइल चुपचाप वहां पे माइग्रेट करके चला जाएगा, और माइग्रेट करने के बाद जो सिचुएशन बची वो ये बचे कि ऑक्सीजन के पास फिनाइल चला गया, और क्योंकि फिनाइल की कमी यहाँ पे महसूस हो रही है तो यहाँ कार्बोकेटायन बन गया। ये जो कार्बोकेटायन बना है इस पे जाके वापिस से वो एसिड वाला पानी से H+ लिया था, अब वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। वो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, OH पॉजिटिव। अब ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इधर आप काइंडली इधर ऑब्जर्व करें, ये यहां से इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेहस करेगा, अंदरूनी रूप से एसिड बेस, अंदरूनी रूप से एसिड बेस करने के बाद यहाँ पर OH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर PH, यहाँ पर OH आ जाएगा। आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O हमेशा फेवरेबल होता है C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और आपको यही तो चाहिए था, ये फिनॉल बाहर आ गया भाई, यहाँ से बना फिनॉल, प्लस यहाँ से डबल बॉन्ड हो H+। हम किसी का कर्जा नहीं रखते, यहाँ से इस H+ को निकाल लेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा फिनॉल प्लस एसीटोन। मुद्दे की बात यह है कि वो OH किसके साथ रहेगा, जो माइग्रेट करके पहुंचा था वो उसके साथ OH बनेगा, और बचे हुए दो का कीटोन बनेगा। मान लीजिए आपके पास वो क्यूमीन नहीं होके यहां पर मिथाइल, यहां मिथाइल, और यहां पर लेट अस सपोज टर्शरी ब्यूटाइल होता,
और यही O2 HNO H3O+ कराते हैं। तो इन तीनों में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा बेटर इसका है, इसका बेटर है, तो इसका तो बनेगा अल्कोहल और बाकी का बनेगा कीटोन। मान लो यहाँ मिथाइल इथाइल होता तो यहाँ पर ये कीटोन बनता। समझ गए आप? तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन तीनों में से तगड़ा होगा उसका तो बनेगा आपका OH वाला पार्ट, और बचे हुए का क्या बनेगा? कीटोन वाला पार्ट। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपके सामने लिखा है, ये मैकेनिज्म आपके सामने लिखा है। हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म में काम की बात एक तो ये थी, ये इंटरमीडिएट आपसे पूछ लेगा वो। दूसरा ये बताना था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का यहाँ क्या रोल है, ये दो चीज मुझे बतानी थी। और ये मेथड जो है इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्योंकि साइड प्रोडक्ट भी बेच देते हैं वो लोग। नोट कीजिए, फिर एक पेज पे पूरा का पूरा वापस से फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवाइज कर लेते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ना स्टार्ट करें। आइए गुड्डू भैया, तो पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्या था एक पेज पे लिख लेते हैं ना, कैसे कैसे फिनॉल बना रहे थे हम लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, कैसे कैसे हम लोग फिनॉल बना रहे थे वो एक पेज पे लिख लेते हैं कि ये आपका फिनॉल है और इसको हम कैसे कैसे बना रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लगेगा इसमें 9। एक तो हमने इसको बनाया था क्लोरोबेंजीन पर NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एक हमने बनाया बेंजीन पर V2O5 250 डिग्री से। एक हमने बनाया बेंजीन पर Fe+H2O2 से। एक हमने बनाया यहाँ OH, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO हीट से। एक हमने बनाया गुड्डू भैया यहाँ पर, ये आपका OH है, यहाँ पर SO3H है, और इसमें आप गर्म पानी डाल लो या फिर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल लो डीसल्फोनेशन से। एक अपन ने बनाया ग्रिग्नार्ड से, PHMgBr में हाफ मोल O2, सेकेंड नंबर पे H3O+ डाल लो। एक अपन ने बनाया था बेंजीन डाइजोनियम से, बेंजीन डाइजोनियम में आप वाटर हीट डाल लो। एक अपन ने बनाया बेंजीन सल्फोनिक एसिड से 2 मोल NaOH हीट करके। और एक बनाया अपन ने आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन से O2HNu, सेकेंड नंबर पे H3O+ करके। नोट कर लीजिए आप लोग। ये आप लोगों ने नोट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या सीखना है। ये आपका पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल खल्लास। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, हेडिंग लगा लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब देखो गुड्डू भैया, ये आपका फिनॉल है, और इस फिनॉल के बारे में आपको पता है कि ये जो OH है, लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब ये +M लगा रहा है। +M लगाने की वजह से क्या हो रहा है, ये कैसा है गुड्डू भैया, +M लगाने की वजह से ये एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग है, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। और जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है
वो कहाँ जुड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ये कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। इफ अगर यहाँ पे सॉल्वेंट आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, तो ऑर्थो पे या पैरा पे आपका इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि पानी ले लिया, तो पानी और फिनॉल में आप देखोगे तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो यहां से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यहां से क्या होगी, एसिड बेस। एसिड बेस होने के बाद यहां पर बन जाएगा O माइनस। अब ये जो O माइनस है इसका प्लस M, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ज्यादा प्लस M हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाती है। मतलब ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर substituted by electrophile in polar protic solvent polysubstituted product form, polysubstituted product form, polysubstituted product बन जाता है। समझ गया, मतलब फिनॉल के केस में अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट है तब तो ऑर्थो पे या पैरा पे लगेगा। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी वगैरह ले लिया आपने तो सारी की सारी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। नोट करना, फिर इसमें वही सारी नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, फिर अल्काइलेशन, असाइलेशन, वही सब पढ़ना है। सबसे पहली रिएक्शन जो दूल्हा दुल्हन वाली थी, इसमें पढ़ रहे हैं हम नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। हेडिंग लगा लीजिए, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसी होगी। ये आपका फिनॉल है और इसकी रिएक्शन जब आप डाइल्यूट HNO3 से कराते हो, डाइल्यूट HNO3 से कराते हो, तो जो यहां से दुल्हन आएगी वो क्या आएगी, NO2+। और वो दुल्हन जो है वो इसके रेस्पेक्ट में कहां कहां पे लगेगी, इसके रेस्पेक्ट में वो लगेगी ऑर्थो पे, और इसके रेस्पेक्ट में वो लगेगी पैरा पे। यानी कि यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। जबकि यहीं पर ये रिएक्शन अगर अपन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है आपका O NO2 NO2 NO2, और एक बनता है आपका ये पैराबेंजोक्विनॉन। ये है आपका पिक्रिक एसिड, और ये है आपका पैराबेंजोक्विनॉन। ये आपका मेजर बनता है। हालांकि देखो, अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस बात करें, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड HNO3 लिखा आ रहा है तो आपको पिक्रिक एसिड ही बनाना है, अनटिल एंड अनलेस वो आपसे पूछ नहीं रहा है इसके बारे में। अगर वो आपको ऑप्शन में ये दे रहा है तो आप ये टिक करोगे, वरना आप पिक्रिक एसिड ही बनाओगे। बनता पिक्रिक एसिड 2% ही है यहाँ पे। अभी मेरी बात खत्म नहीं है सर, यहाँ पे डाइल्यूट है। थोड़ी देर पहले आप खुद ही बोल रहे थे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो है
सर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो सर सारी जगह पे NO2 लगना चाहिए था, आपने तो सिर्फ एक एक ही लगाया है। डाइल्यूट है ना, HNO3 कम है, तो जब माल ही कम है तो NO2 प्लस ही कम मिलेगा। कम मिलेगा तो फिर कम ही लगाऊंगा ना। अगर ज्यादा मिल रहा होता जैसे कि कंसंट्रेटेड HNO3 में, क्योंकि वो भी तो पानी में डूबा हुआ है ना HNO3, ज्यादा मिला तो सब जगह लगा दिए, यहाँ पे कम मिला तो कम जगह लगाए। अब यहाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल तो ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर और स्टीम वोलेटाइल के ऊपर, कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और स्टीम वोलेटाइल कौन ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, उसमें तो क्या होता है गुड्डू भैया, OH, यहाँ पर O- डबल बॉन्ड O+, यहाँ पर तो हो रही होती है इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यहाँ तो इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही होती है, मतलब खुद के साथ H बॉन्डिंग हो रही होती है। लेकिन जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में क्या होता है, यहाँ पाई यहाँ पाई यहाँ पाई, ये OH, यहाँ N, यहाँ पर O- डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस, इसी मॉलिक्यूल को कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, उल्टा भी कर रहे हो, ठीक है। अब इनमें क्या हो रहा होता है, यहां से H बॉन्डिंग, यहां से H बॉन्डिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग कर रहा होता है, मतलब यहां हो रही होती है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यहां क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही होती है गुड्डू भैया। यहाँ इंट्रा होती है और यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो रही होती है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर, भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल को जुदा करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ एक का लफड़ा दूसरे के साथ है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। इसका तो दूसरे के साथ वॉन्डर वॉल है, ये तो खुद में ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा वाले का। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, पहली चीज। अगर बॉइलिंग पॉइंट ये है स्टीम वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब कौन गैस में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो गैस में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, तो वो उल्टा हो जाएगा, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, वो स्टीम वोलेटिलिटी पूछ रहा है या बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो पैरा का ऑर्थो से ज्यादा ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग या इंट्रा हो रही है। और वोलेटाइल नेचर का कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये वोलेटाइल नेचर का होगा, तो ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा। अब गुड्डू भैया आपके जिद्दी आ गई कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि पिक्रिक एसिड मेजर बन जाए। इसकी संभावना है, अगर हम चाहें कि पिक्रिक एसिड को मेजर बनाना तो वो भी हम बना सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कोशिश करते हैं उसको बनाने की। तो अगर हम इफ वी वांट पिक्रिक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट, अगर हमें पिक्रिक एसिड मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में चाहिए तो हमें कुछ प्रोसेस लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप ये फिनॉल ले लीजिए। इस फिनॉल की रिएक्शन पहले हमें करानी पड़ेगी 2 मोल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब ये जो 2 मोल कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H और पैरा पोजीशन पे SO3H लगा देंगे। मतलब यहां से SO3 इलेक्ट्रोफाइल होगा और ऑर्थो और पैरा पे SO3H आएगा। अब क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन हो गई ब्लॉक, जब आप इस पे कंसंट्रेटेड HNO3 करोगे ना, या कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 करोगे, तो एक ही पोजीशन खाली है, तो उसी पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ आपका NO2 लग पाएगा। तो यहाँ पर आपका SO3H है, यहाँ पर आपका SO3H है, यहाँ पर आपका NO2 है। इसके बाद आप इसमें गर्म पानी डाल दीजिए या डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए। जब आप इसमें वार्म वाटर डालोगे तो यहाँ से डीसल्फोनेशन हो जाएगा और यहाँ बचेगा OH और ये NO2।
आपको याद है जो बेंजीन होती है ना, बेंजीन, वो किसी आम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे कितना स्ट्रॉन्ग हो, KMnO4H+ हो, K2Cr27 हो, चाहे आपका कंसंट्रेटेड HNO3 हो, वो उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल बेंजीन जैसा हो गया। पता है कैसे? OH का लगेगा +M, NO2 का लगेगा -M, +M को कैंसिल कर देगा लगभग लगभग, औकात तो बेंजीन जैसी हो गई। मतलब अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। जो वहां पे हो रहा था ना ऑक्सीडेशन, वो पिक्रिक एसिड में बदल जा रहा था, पैरा पोजीशन से ऑक्सीजन इंसर्ट होके, मतलब नेसेट ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है पैरा से, तो पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता था। अब वो नहीं होगा जब आप इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालोगे ना, तो अब बस बची हुई पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। जैसे यहाँ पर NO2 पहले से लगा हुआ है, और बची हुई दो जगह पर भी NO2 लग जाएगा, और ये मेजर बन जाएगा पिक्रिक एसिड हमारा। ये प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा, मतलब आपको पहले सल्फोनेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप पिक्रिक एसिड को मेजर प्रोडक्ट की तरफ प्राप्त कर पाओगे गुड्डू भैया। क्लियर है दोस्त? पहले सल्फोनेशन, ऑर्थो पैरा ऑक्यूपाइड, फिर आपने नाइट्रेशन किया, एक ही जगह खाली थी, फिर आपने गर्म पानी डाला, अब ये +M - M कैंसिल, तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल पॉसिबल ही नहीं, तब जाके ऐसा हुआ। ये था आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। सेकंड है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ब्रोमिनेशन। रिएक्शन देखिए गुड्डू भैया, ये आपका फिनॉल है। इस फिनॉल की रिएक्शन आपको किससे करानी है? दो पॉसिबिलिटीज। एक करानी है Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, और एक Br2 इन वाटर। जब आप Br2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराओगे तो ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, यहां से जो ब्रोमीन लगेगा वो ऑर्थो पे लगेगा, और जो ब्रोमीन लगेगा वो पैरा पे लगेगा। एक एक ब्रोमीन ही लग पाएंगे, मोनो सब्सटीट्यूटेड बनेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसलिए। ये बनेगा आपका ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये बनेगा आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल। दुल्हन क्या आएगी? Br+। लेकिन यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो पॉली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा ना, यहां पर सभी जगह पे Br लग जाएगा, यहां Br, यहां Br, और यहां Br। ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और ये जो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बना है, इसका वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है। तो ये एक तरह से फिनॉल के लिए टेस्ट भी है कि आपके पास किसी टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है, आपने उसमें ब्रोमीन वाटर डाला जो कि ब्राउन कलर का होता है, जब आप उसको शेक करोगे तो नीचे सफेद कलर की गंदगी अगर जमा होती है, तो इसका मतलब सामने वाला आपका फिनॉल था। ये था ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया। बस एक स्लाइड और पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, यहां जो रिएक्शन है वो क्या है? फिनॉल की रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ। यहां से जो दुल्हन आती है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आता है, आपको पता है, SO3। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पे और पैरा पे लग जाएगा, ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे और इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे सल्फोनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल हो गया। अब जो लिखने जा रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस,
एक्चुअल में ये नाम नहीं होता है इसका, मतलब ये फिडल क्राफ्ट के नाम से नहीं होती है, लेकिन हमें पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि हम फिडल क्राफ्ट के वो जो रिएजेंट्स होते हैं ना उनको जानते हैं। नाम इसका फिडल क्राफ्ट नहीं होता है, लेकिन पढ़ने में आसानी होगी, आसान पढ़ेगा तो पढ़ लेते हैं फटाफट। रिएक्शन देखो, ये आपने फिनॉल लिया, इस फिनॉल की रिएक्शन जो है 1 और 2, इसकी रिएक्शन आपने कराई RX एनहाइड्रस। अब मीडियम कैसा है, एनहाइड्रस है, पानी नहीं है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट नहीं है, तो यानी कि एक एक ही लग सकता है। RCOX प्लस एनहाइड्रस AlX3 हीट। RX के केस में तो इलेक्ट्रोफाइल होगा R प्लस, RCO प्लस के RCOX के केस में होगा इलेक्ट्रोफाइल RCO प्लस। यहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो क्या बनेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पैरा पे R लग जाएगा। फिडल क्राफ्ट जैसा इसका मैकेनिज्म होता है, इसलिए मैंने इसको फिडल क्राफ्ट के नाम से पढ़ा दिया, हालांकि होती नहीं है फिडल क्राफ्ट। यहाँ पे ऑर्थो पैरा बनता है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्त, नोट कर लीजिए। अभी भी फिनॉल की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बच रही है जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में ही अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर भी देखेंगे। 2 लेक्चर का माल और बचा हुआ है इस चैप्टर में विद PYQs, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर ऑलमोस्ट आपने लगभग सभी पढ़ रखे हैं। जैसे अगर बात करूँ तो एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, उसका भी आपने पढ़ रखा है 130 से 140 डिग्री पे, और एक अपन ने वो ड्राई AgO2 वाली रिएक्शन है वो पढ़ रखी है। अल्को जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते थे ना, तो वहाँ वाटर की जगह ROH ले लोगे, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा। लगभग सारी पढ़ रखी है। और ईथर की एक ही केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो है ना पूछी जा सकती है। एक और बात, अगर आपके दिमाग में ये है कि ईथर आपके सिलेबस में नहीं है तो ये गलत फहमी है। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि वो ईथर ही नहीं है, आप ईथर सोच के मत पढ़ो ना उसको, दूसरे अल्काइल हैलाइड से ईथर बन रहा है, अल्काइल हैलाइड तो सिलेबस में है ना। चलिए खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको क्या करना है, DPP नंबर 1 2 3 आप कर लेना, मॉड्यूल हेलोएल्केन का। अल्कोहल और अल्कोहल पूरा पढ़ लेना, फिनॉल का, फिनॉल भी एक बार NCERT से रीड करना, अभी रीमन टीमन रिएक्शन और ये सब नहीं पढ़ाई है तो वो पढ़ा दूंगा। स्लाइड में होमवर्क अगर होगा तो लिख दूंगा आज है, नहीं तो इसको हटा दूंगा। बाकी हैशटैग समझ चलते रहना चाहिए गुड्डू भैया। 2 लेक्चर का और मामला है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, फिर उसके बाद 6 लेक्चर्स हमें अल्डिहाइड कीटोन में लगेंगे, वही अब सबसे बड़ा चैप्टर बच रहा है। अमीन्स की थ्योरी 2 लेक्चर की, 1 लेक्चर PYQ, बायोमोलिक्यूल 3 लेक्चर विद PYQ, और 1 लेक्चर प्यूरिफिकेशन का। 10 तारीख तक आपका सिलेबस हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए, है ना। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, दोनों की म्यूचुअल मेहनत से हम लोग बढ़िया से रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद सर जी।